वेलकम करता हूँ फिर से। आज हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कंटिन्यूएशन करेंगे और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मतलब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि सम के रिलेटेड हैं। कुछ फार्मूले भी हैं जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, मतलब यू कैन से कि टिप्स एंड ट्रिक्स है ये जो कि आप यूज़ कर सकते हो, मतलब जल्दी जल्दी करने के लिए सॉल्व। अब देखो, सम का जो था मैंने थोड़ा बहुत करवा तो दिया था। इस वीडियो में हम इसके बारे में और भी कुछ चर्चा करेंगे जिससे कि आपका और भी क्लियर हो जाए, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि एपी के रिलेटेड है, ठीक है, nth टर्म के रिलेटेड है, नंबर ऑफ़ टर्म्स nth टर्म के रिलेटेड है, तो उसके रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, चिंता मत करो। तो पहले हम सम से फिर से कंटिन्यू करते हैं, ओके। तो ये सम के रिलेटेड है। द सम ऑफ फर्स्ट 20 terms of an AP, first 20 terms of an AP in which third term is 7 and seventh term is 2 more than thrice of its third term, ओके। इसमें लिखो भाई फाइंड द सम, ओके। फाइंड, ओके। तो क्या फाइंड करने के लिए बोला कि फर्स्ट 20 टर्म्स का सम फाइंड करो, जिसमें मतलब उस एपी का, जिस एपी में थर्ड टर्म जो है उसका वैल्यू 7 है और जो सेवेंथ टर्म है उसका जो वैल्यू है वो थर्ड टर्म के थ्राइस से 2 ज़्यादा है, ओके। तो हमें अभी क्या चाहिए? सम ऑफ 20 टर्म्स। अब मुझे बताओ सम ऑफ 20 टर्म्स में हमें क्या क्या चाहिए होता है? S20 में क्या 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 चाहिए होगा? तो बताओ भाई n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, मतलब हमें a चाहिए, n चाहिए और d चाहिए। n तो हमारे पास है, n कितना है? 20 टर्म्स, मतलब 20 होगा n। हमें क्या चाहिए फिर? हमें चाहिए a और d। कैसे मिलेगा आइए देखते हैं। पहले जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो क्या गिवन है? थर्ड टर्म का वैल्यू गिवन है। तो गिवन है थर्ड टर्म का वैल्यू, थर्ड टर्म का वैल्यू गिवन कितना है? 7 है, ठीक है। थर्ड टर्म मतलब कैसे लिखेंगे इसको? a3 लिखते हैं भाई, इक्वल्स टू 7। अभी a3 का वैल्यू क्या है भाई? मतलब फॉर्मूला क्या है? a प्लस 2d इक्वल्स टू 7। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? आई होप कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बस सब फॉर्मूला लगाया है और कुछ नहीं। और क्या है? सेवेंथ टर्म गिवन है। सेवेंथ टर्म इज़ मतलब इज़ इक्वल टू 2 मोर देन थ्राइज ऑफ इट्स थर्ड टर्म। जो सेवेंथ टर्म है मतलब a7 है उसका जो वैल्यू है मतलब ये बराबर है किसके साथ? 2 मोर देन थ्राइज ऑफ इट्स थर्ड टर्म। अगर हम थर्ड टर्म को 3 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, थ्राइज मतलब क्या? 3 टाइम्स ऑफ द थर्ड टर्म, उसका 2 ज़्यादा, उससे 2 ज़्यादा, है ना। तो थ्राइज ऑफ थर्ड टर्म मतलब a3, 2 मोर मतलब क्या? +2, इसके बराबर है सेवेंथ टर्म। तो सेवेंथ टर्म थर्ड टर्म के थ्राइस से 2 ज़्यादा मतलब 2 प्लस के बराबर है, ओके। इसका बराबर, इतना बराबर है। अच्छा, अब देखो a3 का वैल्यू हमें पता है कितना? 7। तो इस a3 की जगह पर 7 बिठा दो। तो अच्छा पहले लिखो a7 का फॉर्मूला क्या है? a प्लस 6d, 6d इक्वल टू 3 इंटू 7 होगा क्योंकि a3 का वैल्यू 7 है, +2, ओके। विच इम्प्लाइज a प्लस 6d इक्वल्स टू 23, ओके। अभी इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ भाई, इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। अभी इन दोनों से मैं a और d का वैल्यू निकाल सकता हूँ, है ना। एलिमिनेशन करते हैं तो 1 - 2 कर देता हूँ, ओके, बिकॉज कोएफिशिएंट सेम है a का, तो मैं माइनस कर दूँगा क्योंकि सेम साइन है।
सेम साइन होने से माइनस करना पड़ता है, माइनस होने से ये माइनस होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए और ए कैंसिल, -4d होगा और यहाँ पर होगा -16। ओके, कोई डाउट तो नहीं है। फिर माइनस और माइनस कैंसिल, तो यहाँ से d का वैल्यू क्या आ जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 4 4 होगा। ओके, तो d का वैल्यू हमें मिल चुका है भाई 4 है। अब किसी भी इक्वेशन में d का वैल्यू पुट कर दो तुम्हें a मिल जाएगा। तो भाई इक्वेशन 1 में अगर मैं d का वैल्यू 4 पुट कर देता हूँ तो a + 2 × 4 = 7। तो यहाँ से मुझे a का वैल्यू मिल जाएगा 7 - 8 मतलब -1। ओके, तो a का वैल्यू मिल गया है -1। ठीक है, a मिल गया, d मिल गया। अभी हम सब निकाल सकते हैं। तो n कितना है भाई, n जो है वो 20 है, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स कितने बोले हैं, 20 है ना। तो देयर फॉर लिखो, देयर फॉर सम ऑफ 20 टर्म S20 क्या होगा, 20/2 इंटू 2 × a मतलब 2 × -1 प्लस n कितना है 20 -1 इंटू d कितना है 4। ओके, ये और कैंसिल हो जाएगा तो 10 होगा। सो 10 × -2 फिर प्लस 19 × 4 19 × 4 10 × -2 प्लस 76 10 × 74 तो हो जाएगा 740 इज द आंसर। ओके, समझ में आ गया कैसे हुआ। सिंपल ही तो है भाई, सिंपल ही तो है। ए और डी निकालना था, एन तो अपने पास है ही, है ना। सिंपल ही तो है, कोई डाउट तो नहीं है आपके पास, है ना। कोई डाउट है तो बता सकते हो, आ जाओ। एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन कुछ ऐसा है, द सम ऑफ फर्स्ट 6 terms of an AP is 42। और हाँ भाई, यहाँ पर तुमको लिखना पड़ेगा लेट द AP बी let the AP be a, a + d, a + 2d, ऐसे करते 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 चलता जाएगा। ठीक है, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला लाइन। ठीक है, मैं लिखना भूल गया, आप मत भूलना। ओके, द सम ऑफ फर्स्ट 6 terms of an AP is 42। द रेशियो of its 10th term to its 30th term is 1:3। okay, 1:3। calculate the first and the 13th term of the AP। तो भाई देखो गिवन क्या क्या है, देख लेता हूँ। द सम ऑफ फर्स्ट 6 terms ऑफ एन AP, 6 टर्म्स का जो सम है वो 42 गिवन है, मतलब S6 42 गिवन है। और रेशियो गिवन है किसका, 10th टर्म और 30th टर्म का जो रेशियो है वो 1:3 है। हमें इन दोनों इन्फॉर्मेशन से ये बताना है भाई कि इस AP का फर्स्ट टर्म और 13th टर्म क्या होगा। ओके, कैसे करोगे बताओ, बताओ कैसे होगा, एनी आइडिया। ठीक है, मैं करता हूँ फिर, आइए स्टार्ट करें। ओके, क्या क्या गिवन है, गिवन लिखने से पहले वो इम्पॉर्टेंट बात है कि भाई लेट द ए पी बी a, a + d, a + 2d, ऐसे करते करते चलता जा रहा है। ठीक है, तो गिवन क्या है लिख लेते हैं। गिवन है भाई सम ऑफ 6 टर्म्स, मतलब क्या, सम ऑफ 6 टर्म मतलब क्या, S6 विच इज़ इक्वल टू 42 गिवन है। ठीक है, अच्छा और क्या गिवन है, और ये गिवन है कि भाई
10th टर्म मतलब A10, इसका जो रेशियो है किसके साथ, 30th टर्म मतलब A30 का जो रेशियो है, इन दोनों का रेशियो जो है वो बराबर है 1:3 के बराबर है ना, इसके बराबर है। अब हमें रेशियो पता है मतलब क्या, डिवाइड तो करते हैं भाई। इम्प्लाइज A10 मतलब ऐसे डिवाइडेड बाई A30 इक्वल्स टू 1:3 मतलब क्या 1/3। रेशियो मतलब क्या, डिवाइड होता है ना। अब मुझे बताओ A10 को हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला का यूज़ करके, तुम बोलोगे भाई A+9D, ठीक है। और A30 को क्या लिखेंगे, तुम बोलोगे भाई A+29D। कोई डाउट तो नहीं है, नहीं है। इक्वल टू 1/3। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 3 को इस तरफ मल्टीप्लिकेशन करो और इसको इस तरफ 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करो, तो करने के बाद तुमको मिल जाएगा 3A+27D इक्वल टू A+29D। तो सबको इस तरफ लेके आता हूँ, है ना, सबको इस तरफ लेकर आता हूँ, तो ये हो जाएगा 2A-2D इक्वल्स टू 0, है ना। तो यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ क्या, बताओ। हाँ 2 कॉमन ले सकता हूँ, 2 कॉमन ले लिया तो A-D रहेगा इक्वल टू 0। अभी 2 मल्टीप्लिकेशन में है, इस तरफ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, और 0/2 कितना होगा, 0 ही होगा भाई। तो A-D इक्वल्स टू 0। समझे कि नहीं, बताओ। ओके, अब आते हैं इस तरफ S6। मुझे बताओ S6 का फॉर्मूला क्या होगा, तुम बोलोगे भाई S6 का फॉर्मूला होगा 6/2 इंटू 2 इंटू A प्लस 6 - 1 इंटू D इक्वल्स टू 42। ओके ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं है। यहाँ पर n कितना है बताओ, n है 6, क्योंकि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 6 टर्म्स है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 6, तो n कितने होंगे 6, है ना। ओके, इसको कैंसिल करो तो 3, इसको कैंसिल करोगे तो 14, है ना। तो ये हो जाएगा 2A प्लस 6 - 1 5D इक्वल्स टू 14, है ना। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, आई होप कोई डाउट नहीं है ना। अब क्या करता हूँ भाई, एक काम करता हूँ भाई, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, D को उस तरफ भेज देता हूँ, तो A इक्वल टू D। ओके, तो A का जो वैल्यू है D के बराबर है, तो मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। ओके, तो मैं इस इक्वेशन में A की जगह पर मैं अगर D बिठा दूँ कोई प्रॉब्लम होगा क्या, नहीं होगा। सो 2 इंटू D प्लस 5D इक्वल टू 14। तो 7D का वैल्यू आ जाता है 14, यहाँ से D का वैल्यू आ जाता है कितना 2, और D का वैल्यू किसके बराबर है, देखो D का वैल्यू जो है A के बराबर है, दिस इज़ ऑल्सो इक्वल टू A। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, कोई डाउट नहीं है, आई होप सो। तो A और D का वैल्यू दोनों का ही बराबर है, तो इसमें लिख सकते हो भाई ये D कहाँ से आया, तो इसमें ब्रैकेट में लिख कर रखो कि भाई यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 का यूज़ करके हमने इसको A की जगह पर D लिखा है। ठीक है, अच्छा, तो A का वैल्यू भी बराबर D के वैल्यू के बराबर है। ओके, 2 है। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड फर्स्ट टर्म। देयरफॉर फर्स्ट टर्म मतलब क्या, फर्स्ट टर्म मतलब A ही होता है, और A का वैल्यू कितना है 2, तो ये फर्स्ट टर्म। और 13th टर्म मतलब A13, फॉर्मूला क्या है भाई, A+12D, बिठा दो भाई, 2 + 12 इंटू 2 मतलब 26। ओके, तो फर्स्ट टर्म है 2 और 13th टर्म है 26। कोई डाउट तो नहीं है, आई होप कोई डाउट नहीं है। ठीक है, सिंपल ही है, थोड़ा सा आपको मतलब जितना आता है उतना लिखना है आपको। ठीक है, मैं यही बताना चाहूँगा, जितना आता है उतना ही लिखना है और बस कुछ नहीं। ओके, फाइंड द सम ऑफ, रुको, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको मैं करवाता हूँ, देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको करना कैसे है मैं बता देता हूँ। फाइंड द सम ऑफ ऑल 3-digit natural numbers, 3-digit natural numbers which are divisible by 7। कैसे करोगे, ऐसे टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, मुझे याद है, मैं देखता हूँ, थोड़ा सा वेट करो, है थोड़ा सा वेट करो। ऐसा टाइप का क्वेश्चन मैंने दिया है, आप लोगों को करवाया है ऐसा टाइप का क्वेश्चन, मतलब उसमें आपको मैंने पूछा था, हाँ ये वाला देखो,
हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। इसमें पूछा गया है कि कितने सारे 3 डिजिट नंबर्स हैं, उनका नंबर बताओ। लेकिन यहाँ पर बोला है कि भाई कि हमें पहले तुम्हें बताना है कि जितने भी 3 डिजिट के नेचुरल नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल है उनका सम क्या होगा, मतलब प्लस करके तुम्हें क्या मिलेगा। तो 120 कुछ था, कितना था भाई, 128 था आई गेस। इतने 3 डिजिट के नंबर्स थे जो 7 से डिविजिबल जाते हैं 3 डिजिट के। ओके, तो इनका सम करो। ओके, कैसे निकालोगे देखो। इसको निकालने का तरीका जो है वो है कि तुम्हें लिखना है कि भाई सबसे अच्छा, मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ। सेम प्रोसीड्योर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर ऐसा ऐसा करके लिखो, लिखने के बाद इतना तक लिख लेता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, सेम है। आपको n निकालना ही पड़ेगा, बिकॉज विदाउट n यू कैनॉट फाइंड द सम, है ना, क्योंकि सम के फॉर्मूला में तो भाई n है, तो आपको तो n निकालना पड़ेगा। ओके, तो इतना तक समझ में आ चुका है आपको, मैंने आपको बता भी दिया था कैसे करना था। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर आपको नेचुरल नंबर ऐसा है ना, डिविजिबल बाई 7। अच्छा, अब मैंने क्या बोला था, आपको भी n का वैल्यू निकालना है, तो n का वैल्यू भी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा बिकॉज लेट द nth टर्म इतना। तो ये सब तो कुछ सही है, मैंने आपको करवा दिया था। इतना तक आपको करना है ये वाला, ठीक है, इतना तक करना है, फिर आपको मैं बताता हूँ क्या करना है ना। अब देखो हमारे पास n आ चुका है। अभी n मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब हमें इतना पता चल चुका है कि भाई कहा गया कि ऐसे कितने सारे 3 डिजिट के नेचुरल नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल है, और वो है 128। तो मुझे n का वैल्यू मिल चुका है, a और d तो पहले से था, तो हम अभी क्या निकाल सकते हैं, सम ऑफ 128 टर्म्स निकाल सकते हैं, बिकॉज टोटल कितने टर्म्स हैं यहाँ पर, कितने नंबर्स हैं ऐसे जो 7 से डिविजिबल जाते हैं 3 डिजिट के, वो है 128। तो उन सब का हमें सम निकालना है। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे बस। तो ये होगा S128 इक्वल टू 128 बाई 2 इंटू, अब देखो हम चाहे तो वो वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म अपना 994 है, तो लास्ट टर्म लिख देता हूँ यहाँ पर, L इक्वल टू 994। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कैंसिल करो तो 64 आएगा, इक्वल टू 64 इंटू ये प्लस करोगे तो 1099 है ना, 1099। तो इंटू करने के बाद तुम्हें मिल जाएगा 70336। तो ये है उन 128 नेचुरल नंबर्स का सम जो 7 से डिविजिबल है। ओके, समझ में आया। तो कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को, सिंपली स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर आपको ढूंढना है जो 7 से डिविजिबल है या फिर किसी और नंबर से डिविजिबल है। फिर आपको लार्जेस्ट ढूंढना है जो 3 डिजिट का है जो डिविजिबल है, ठीक है। फिर आपको एपी फॉर्म कर लेना है इजीली। ओके, तो ये अपना एपी है, इसका फर्स्ट टर्म पता है आपको, कॉमन डिफरेंस पता है, लास्ट टर्म पता है। यहाँ से आपको n निकालना है, तो n निकालने के लिए आपको लास्ट टर्म का पोजीशन पता होना चाहिए, उससे आपको n निकल जाएगा nth टर्म का यूज़ करके, ठीक है ना। तो उससे आपको n मिल जाएगा। n मतलब क्या, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है ना, और n का वैल्यू हमें चाहिए होता है बिकॉज सम निकालने के वक्त हमें n का वैल्यू आवश्यक है ना। तो यहाँ से n मिल जाएगा, फिर आपका सम भी निकल जाएगा। अच्छा, इसके बाद अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 54, 51, 48 अप टू इन्फिनिटी बी टेकन सो दैट सम इज़ 513, एक्सप्लेन योर डबल आंसर। तो जो सेकंड पार्ट है एक्सप्लेन योर डबल आंसर, इसमें हम बाद में चर्चा करेंगे, मतलब इस क्वेश्चन में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी नहीं। पहले हम फर्स्ट पार्ट को थोड़ा सॉल्व करेंगे, है ना। पूछा है कि भाई कितने सारे टर्म्स होंगे इस सीरीज़ में जो गिवन है, जिनको अगर हम सम करते हैं तो हमें 513 मिलेगा। ओके, 513 मिलेगा। तो हमें तो पता नहीं भाई कितने टर्म्स होंगे, तो हमने मान लिया भाई n नंबर ऑफ टर्म्स होंगे जिनका सम करूँगा तो हमें 513 मिलेगा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, लेट
लेट सम ऑफ n टर्म्स, मतलब हमें नहीं पता भाई कितने टर्म्स है, बी 513। ओके, हमने मान लिया है भाई कि जो n नंबर ऑफ टर्म्स का सम करेंगे तो हमें 513 मिलेगा, और हमें पता है कि सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या है, Sn इक्वल टू 513। सम ऑफ n टर्म्स को हम कैसे लिखते हैं, Sn लिखते हैं, इक्वल टू 513। अभी Sn का फॉर्मूला बता सकते हो, तुम बोलोगे भाई n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू 513 होगा। जी हाँ, अभी a का वैल्यू और d का वैल्यू हम निकाल सकते हैं सीक्वेंस से। फर्स्ट टर्म क्या है सीक्वेंस का, 54, और d कितना है, d होगा 51 माइनस 54 मतलब -3। ओके, d नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव 0 हो सकते हैं। ओके, अब देखो तो मैं पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन में, n/2 इंटू 2 इंटू a कितना है 54 प्लस n-1 इंटू d का वैल्यू -3 इक्वल टू 513। ओके, अब इस 2 को मैं इस तरफ भेज सकता हूँ, तो इस तरफ ये 2 डिवाइड में है, इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो n इंटू ये होगा 108 प्लस इसको मल्टीप्लिकेशन करो तो n इंटू -3 कितना हो जाएगा, -3n है ना, -3n, फिर -1 इंटू -3 कितना हो जाएगा, +3, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 513 इंटू 2। ओके, चलिए अभी मल्टीप्लिकेशन, अच्छा पहले प्लस कर लेता हूँ, n इंटू 108 प्लस 3 कितना होगा, 111 -3n इक्वल्स टू 513 इंटू 2। ओके, अब क्या करना है, अब मल्टीप्लिकेशन करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करो, फिर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करो, तो ये हो जाएगा 11 मतलब 111n -3n² इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन करोगे तो तुमको मिल जाएगा ये 1026। ओके, अब क्या करना है, देखो n² के सामने वाले टर्म में माइनस है, हमें माइनस भाई चाहिए नहीं है, तो क्या करना है, सिंपली इसको इस तरफ लेके जाओ तो प्लस हो जाएगा, फिर इसको इस तरफ लेके जाओ, है ना, तो इसको अगर हम इस तरफ लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 3n², फिर ये हो जाएगा -111n, फिर ये प्लस का प्लस ही रहेगा, +0 1026। ओके, अब देखो ये मिडल टर्म जैसा हो चुका है, लेकिन बहुत बड़ा नंबर है, तो हम देखेंगे कि क्या भाई ये नंबर और ये नंबर 3 से डिवाइड है जाता है या नहीं। ये टेक्निक है छोटा करने का, तो देखो भाई ये 3 से डिवाइड जाता है और ये भी 3 से डिवाइड जाता है, तो हम सबको 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3n² 3 से डिवाइड करेंगे तो n² रहेगा, माइनस इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 37 रहेगा, 37n प्लस इसको 3 से डिवाइड करोगे सो 342 मिलेगा इक्वल टू 0। ओके, तो ये टेक्निक है बस इसको छोटा करने का, इस मिडल टर्म को छोटा करने का टेक्निक है ये। इसके बाद मिडल टर्म करते हैं, सो 342 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 342 का प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो 2 से देंगे तो हो जाएगा 17 और इसमें हो जाएगा 171, और फिर इस तरफ अगर मैं 3 से देता हूँ तो इसमें 5 57, फिर से 3 से देता हूँ तो 1 और इसमें 9, और अभी ये 19 ही रहेगा ना। ओके 19, तो हमें चाहिए प्लस करके 37 है ना, तो अगर मैं 18 प्लस 19, हाँ हो गया, देखो कैसे, n² माइनस 19 प्लस 18 करूँगा तो 37 मिलेगा प्लस 342 इक्वल टू 0, which implies n² माइनस 19n माइनस 18n प्लस 342 इक्वल्स टू 0। मिडल टर्म तो आपको आता ही है ना, ये तो आपको आता ही है, तो ये होगा n कॉमन तो n माइनस 19 रहेगा, यहाँ से 18 कॉमन तो रहेगा n माइनस 19 इक्वल टू 0, तो यहाँ से n माइनस 19 इंटू n माइनस 18 इक्वल टू 0, तो आइदर n इक्वल टू 19 और n इक्वल टू 18। अब देखो n का वैल्यू 19 भी है और n का वैल्यू 18 भी है, इसका मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स 19 भी है, इनका सम भी क्या है 513 है,
और इनका सम भी 513 है। लेकिन ये पॉसिबल कैसे है भाई, कैसे पॉसिबल है ये? अगर मैं 18 टर्म्स को सम करता हूँ तो मुझे 513 मिलता है, ठीक है, ये तो भाई माना जा सकता है। लेकिन मैं 19 टर्म्स को सम कर रहा हूँ तब भी मुझे 513 ही मिल रहा है। हाउ इट इज़ पॉसिबल, हाउ इट इज़ पॉसिबल? इसी को ही यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए बोला है भाई, एक्सप्लेन योर डबल आंसर, है ना। एक्सप्लेन योर डबल आंसर कैसे होगा कि भाई नंबर ऑफ टर्म्स जब 19 है, 19 टर्म्स का सम किया तब भी मुझे 513 मिला, और 18 टर्म्स का सम किया तब भी मुझे 513 मिला। 18 टर्म्स का तो समझ में आता है भाई 513 हो सकता है, लेकिन 19 टर्म्स का सम करूँगा तब भी 513 रहेगा। ये तो भाई थोड़ा सा गड़बड़ है। क्या हमारा आंसर गलत है? नहीं है। आंसर कुछ ऐसा आया बिकॉज देखो इसका रीज़न ऐसा है कि भाई नंबर ऑफ टर्म्स हमें मिल चुका है भाई अपना कितना, नंबर ऑफ टर्म्स दो मिल चुके हैं, एक है 19 एक है 18। इसका मतलब क्या कि सम ऑफ, इसका मतलब क्या कि सम ऑफ 19 टर्म्स भी है 513 और सम ऑफ 18 टर्म्स भी है 513। ओके, बट हाउ इट इज़ पॉसिबल, हाउ इट इज़ पॉसिबल? ये वाला केस तो समझ में आता है, हाँ भाई हो सकता है 18 टर्म्स का सम इतना हो सकता है, लेकिन 19 टर्म्स को भी सम कर रहे हैं तब भी 513 कैसे आ रहा है? द रीज़न इज़ कि जो 19th टर्म है, दिस इज़ ओनली पॉसिबल, दिस इज़ ओनली पॉसिबल, दिस इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज 19th टर्म मतलब A19 जो है वो बराबर है 0 के। जो 19th टर्म है वो 0 के बराबर है, इसीलिए ऐसा हुआ। मतलब सपोज मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल देकर। अगर मैं भाई बोलूँ कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करोगे तो तुम्हें कितना मिलेगा? 1 2 3 3 3 6 6 4 15 मिलेगा, है ना, 15 मिलेगा। ओके नाइस। अगर मैं आपको बोलूँ भाई कि 1 अच्छा रुको मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, A1 + A2 + A3 + A4 + A5, ठीक है। तो देखो मैंने 5 टर्म्स लिया है, इनका सम किया तो 15 मिला। ओके, अगर मैं ऐसा बोलूँ भाई कि A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 का सम भी 15 है, ये कैसे पॉसिबल है? हमें पता है कि भाई A1 से लेकर A5 तक का जो सम है वो तो 15 है, तो यहाँ से यहाँ का जो सम है वो 15 है, ठीक है। तो ये 15 हो गया ऑलरेडी, ये ऑलरेडी यहाँ पे 15 हो गया, प्लस A6 = 15 आया, है ना। तो A6 का वैल्यू कितना होना चाहिए जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो और राइट हैंड साइड भी बराबर हो? कैन यू गेस इट? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 6th टर्म सो दैट द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड? मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर, राइट हैंड साइड भी बराबर। तो भाई देखो अगर A6 का वैल्यू हम 0 देते हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0, तो 15 + 0 कितना होगा? 15 = 15। तो क्या अभी समझे कि कैसे 6 टर्म्स का सम भी 15 हो सकता है और 5 टर्म्स का सम भी 15 हो सकता है? क्लियर हुआ? इसका मतलब अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि A + 2 + 3 ये ऐसे करते करते अप टू 18 टर्म्स, अगर इसका सम 513 है और साथ ही साथ A1 + A2 ऐसे करते करते अप टू A18 + A19 का सम भी 513 है, इसका मतलब क्या हो सकता है कि या तो भाई ये पॉसिबल है, ऐसा हम तभी कह सकते हैं जब A19 का वैल्यू 0 के बराबर होगा। मतलब ये तभी पॉसिबल है जब ये लौंडा 0 होगा, ये बंदा 0 होगा, तभी हम ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि अगर ये 0 होगा तो हमें तो पता है कि A1 से लेकर A18 का सम जो है वो तो 513 है, तो इससे यहाँ का जो सम है वो तो 513 हुआ। तो अगर A19 का वैल्यू 0 से बड़ा हो गया तो ये 1 हो जाएगा सपोज़, ठीक है, सपोज़ 1 है तो ये तो भाई 514 हो जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं होगा फिर। तो इसका वैल्यू मस्ट भी 0 होना चाहिए, जिससे कि यहाँ भी 513 और यहाँ भी 513। अब समझे केस? इसीलिए ये तभी पॉसिबल है जब 19th टर्म जो है
वह 0 के बराबर है भाई। ओके, क्लियर हुआ कि भाई कैसे 19 टर्म्स का सम भी और 18 टर्म का सम भी बराबर है दोनों। ओके, तो यही था भाई डबल आंसर। एक्सप्लेन डबल आंसर का आंसर कुछ ऐसा ही है कि भाई ये तभी पॉसिबल होगा जब 19th टर्म का वैल्यू 0 के बराबर होगा। ओके, कोई डाउट तो नहीं है? आई होप आपके पास कोई डाउट नहीं है। अभी मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा जो पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में। ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चनों से बहुत ज़्यादा अलग है और इस क्वेश्चन को करने का जो टेक्निक है वो आपको अभी देखना है और समझना है। अगर प्रॉब्लम है तो पूछना है ना। AP गिवन है 20, फिर 19 होल 1/2, फिर 19 होल 1/4 है और 18 होल 1/2 है, फिर 17 होल 3/4 है। ऐसे करते करते चलता जा रहा है। फिर लिखा है इज़ इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब ये क्या क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन में पूछा है कि हमने आपको एक AP दिया है 20, फिर 19 होल 1/4, फिर ऐसा करते करते इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा। मतलब ये AP ऐसे चलते चलते 1 आएगा, 1 होल 1/2 समथिंग ऐसा आएगा, कुछ आएगा मुझे नहीं पता। ऐसा आएगा, आने के बाद फर्स्ट नेगेटिव टर्म कैसा होगा और क्या होगा वो, ठीक है, कौन सा टर्म नेगेटिव टर्म होगा। मतलब nth टर्म मान लेंगे हम नेगेटिव टर्म को, है ना। अभी हो सकता है वो 15th टर्म भी नेगेटिव हो सकता है पहला, या फिर 17th, या फिर 32nd, या फिर 33rd, या फिर 31st टर्म भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो देखते हैं भाई कौन सा होगा। लेकिन करना कैसे है ना, करना कैसे है भाई, इसको करने का टेक्निक कुछ ऐसा है। पहले बताओ कि इस AP का फर्स्ट टर्म क्या है। तुम बोलोगे फर्स्ट टर्म है अपना 20। D कितना है? तुम बोलोगे भाई 19 होल 1/4 माइनस 20, जो कि होगा 19 होल 4/2, मतलब क्या, यहाँ पर 77 माइनस 20, 77 माइनस 80/4 इक्वल टू माइनस 3/4। ओके, तो D है अपना -3/4। कोई डाउट तो नहीं है भाई कैसे निकाला है D को? आई होप नहीं है भाई, बचपन के क्वेश्चन से ये सब, मतलब बचपन की कैलकुलेशन है। अब देखो इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है। हमें नहीं पता भाई कौन सा टर्म नेगेटिव टर्म है पहला वाला, हम उस टर्म को nth टर्म मान लेंगे जैसे हम मानते आए हैं, है ना। तो लेट द nth टर्म बी इट्स फर्स्ट, लेट द nth टर्म बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ओके, हमने मान लिया है भाई कि हमें नहीं पता कौन सा टर्म है नेगेटिव टर्म पहला वाला, हमने इसको nth टर्म मान लिया। होगा कोई होगा, ठीक है। मुझे बताओ फर्स्ट नेगेटिव टर्म होने के लिए nth टर्म का वैल्यू कितना होना चाहिए, सोचो। अगर मैं अभी ऐसे लिखता हूँ, देयरफॉर nth टर्म जिसको हम an लिखते हैं शुड बी स्मॉलर देन 0, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ज़रा सोचो, अगर nth टर्म का वैल्यू 0 से छोटा है, 0 से छोटा मतलब क्या, नेगेटिव, है ना। 0 से छोटा मतलब क्या, नेगेटिव, -1 -2 -3 क्या है, 0 से छोटे हैं मतलब क्या, नेगेटिव टर्म है। तो nth टर्म का वैल्यू 0 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैं क्या करता हूँ, nth टर्म का फॉर्मूला बताओ। तुम बोलोगे भाई a + n - 1 × d स्मॉलर देन 0। ओके, a कितना है, 20 है, n नहीं पता, रहने दो। -1 × d कितना है, d है -3/4, और ये d कितना है, -3/4 स्मॉलर देन 0। ओके, अब देखो क्या करना है, अब मल्टीप्लिकेशन करो भाई, 20 फिर n × -3/4 कितना होगा, -3n/4, कोई डाउट तो नहीं है। फिर -1 × -3/4 कितना होगा, +3/4, ठीक है, स्मॉलर देन 0। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अब तुमको एलसीएम ले लेना है भाई, अब तुमको एलसीएम ले लेना है। तुम चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, अच्छा नहीं लेने की ज़रूरत नहीं। क्या करना है देखो, क्या करना है देखो, क्या करना है देखो। सी, ये इनइक्वालिटी है,
ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, इनइक्वालिटी है जो आपको क्लास 11 में मिलेगा। आपको मैं इसको मैं गहराई तक मैं आपको समझाऊंगा नहीं, बिकॉज ये अभी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आपको समझ के रखना टेक्निक है। इनइक्वालिटी में क्या होता है, सब कुछ सेम ही होता है लीनियर इक्वेशन जैसा, लेकिन ये जो मूव है, ये जो इनइक्वालिटी का जो साइन है, ये चेंज होता है। लेकिन कब चेंज होता है? जब तुम किसी चीज़ को उस तरफ लेकर जाओगे, ठीक है, और उस तरफ लेकर जाने के बाद वो माइनस हो जाएगा, तब ये मूव जो है ये इस तरफ हो जाएगा। ये जो मूव है ये इस तरफ हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? जैसे कि दिखाता हूँ, अगर मैं अभी इसको उस तरफ लेके जाता हूँ और इसको उस तरफ लेके जाता हूँ, ओके, तब क्या होगा? क्या होगा? कुछ होगा? ज़रूर होगा। दिखाता हूँ कैसे। देखो, तो -3n/4 को इस तरफ रखा गया है और इसको उस तरफ लेके जाऊँगा तो -20 बन जाएगा, ये -3/4 बन जाएगा। अभी इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बताता हूँ आपको। अभी इसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे, तो ये होगा -3/4 स्मॉलर देन, अब इसका एलसीएम करो तो 120 माइनस, सॉरी 120 88, क्या लिख रहा हूँ यार, -80/4, ओके। तो -3n/4 स्मॉलर देन -83/4 इसको थोड़ा सा ऐसा होगा, ठीक है। अभी देखो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में है। अगर तुम 4 को इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लेके जाते हो तो 4 ऊपर, तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे कैंसिल कर सकते हो। तो क्या रहा? -3n स्मॉलर देन -83। अब देखो क्या होता है, अब देखो क्या होता है। अगर कोई चीज़ यहाँ से यहाँ लेने के बाद माइनस होता है, माइनस रहता है, ठीक है, माइनस रहता है, ओके। जैसे कि देखो, अगर -3 को मैं इस तरफ लेके जाता हूँ तो ये यहाँ पर इंटू में है, इस तरफ लेके जाऊँगा डिवाइड में होगा, जस्ट लाइक लीनियर इक्वेशन। तो देखो ये माइनस में है, तो साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। साइन जो होगा वो इस तरफ हो जाएगा, तो -83/-3 ऐसा हो जाएगा। फिर माइनस माइनस कैंसिल। अभी इसको डिवाइड करो तो 83, 2 होगा, 6 दूंगा, यहाँ पर 23 आया, 7 दूंगा, 21 हो जाएगा, 2 दूंगा, ठीक है, पॉइंट दूंगा 0, तो ये हो जाएगा 6, 18 दूंगा, फिर 2 दूंगा और ज़रूरत नहीं है, 27.6। तो n का वैल्यू कितना आ गया भाई? n का वैल्यू आएगा 27.6 से बड़ा। ये साइन का होता है, बड़ा होता है, ओके। तो n का वैल्यू 27.6 से बड़ा है। मुझे बताओ 27.6 से बड़ा नंबर क्या है? तुम बोलोगे भाई 28। तो इससे हम लिख सकते हैं देयरफॉर n का वैल्यू 28 होगा। समझ में आया है या नहीं बताओ? आई होप आपको समझ में नहीं आया होगा, आई नो। कैसे हुआ बताता हूँ। देखो, हमने पहले क्या किया, यहाँ पे इनइक्वालिटी किया, ठीक है। जब हमने इस -3 को इस तरफ लेकर गए तो ये माइनस ही रहा, ओके। और जब ये माइनस रहता है तो साइन अपना चेंज हो जाता है इनइक्वालिटी में। ये क्लास 11 में सेपरेट चैप्टर है इसका, तब समझोगे। अभी के लिए मैं डीप में नहीं जाऊँगा, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी के लिए ज़रूरत है ये सब जो n1 जो n टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि n का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन कितना है? 27.6 है, 27.6 है। तो n का वैल्यू 27.6 से बड़ा है, मतलब 27.6 से बड़ा एक नंबर होगा। तो मुझे बताओ 27.6 से बड़ा कौन है? 28 है, 29 है, लेकिन 28 पहला है, फर्स्ट है। हमारे क्वेश्चन में क्या बोला था? फर्स्ट नेगेटिव नंबर। मतलब कि n का वैल्यू 27.6 से बड़ा जितने नंबर्स होंगे सारे के सारे नेगेटिव होंगे। समझ में आया कि नहीं? देखो 27.6 से बड़े जितने भी नंबर्स होंगे सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि फर्स्ट नेगेटिव कौन होगा। तो इसका बड़ा, इसके बड़ा जो है, इससे जो बड़ा है वो कौन है? 28। और ये पहला बड़ा है नंबर,
क्लियर हुआ कि नहीं बताओ। 27 से बड़ा कौन है? 28, लेकिन ये पहला बड़ा है। तुम कह सकते हो कि 27 से 29 भी बड़ा है, लेकिन पहले कौन आता है? पहले 28 आता है। क्वेश्चन में यही बोला है कि फर्स्ट नेगेटिव नंबर कौन होगा, तो फर्स्ट में जो आएगा वही पहला नेगेटिव नंबर होगा। तो n का वैल्यू आ चुका है 28। तो देयरफॉर A28 इक्वल्स टू फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस AP। समझ में आया क्या कैसे हुआ? ठीक है, तो n का वैल्यू 28 मतलब क्या? 28th जो टर्म है वही फर्स्ट नेगेटिव टर्म है इस AP का। ओके, तो इसको ऐसे किया जाता है। ठीक है, ऐसे अपने क्वेश्चंस में और करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में और मैं नहीं करवा पाऊंगा बिकॉज ऑफ सम इश्यूज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में मैं फिर से ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगा और भी कुछ क्लियर करवा दूंगा, फिर जाकर हम अपना एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं।